नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में सियासी जंग और तेज हो गई है। जहां एक और 8 चरणों में चुनाव को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई है, वहीं बेटी बनाम बुआ वाले बीजेपी के पोस्टर पर बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के विवादों वाले पोस्टर में पार्टी की 9 महिलाओं के साथ ममता बनर्जी की भी तस्वीर है। इस पोस्टर में बीजेपी ने बंगाल की बेटी बनाम पीसी यानी बुआ का नारा दिया। टीएमसी ने इसे न सिर्फ ममता बल्कि बंगाल की बेटियों का अपमान बता दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश में यह पोस्टर जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ बहु तक जांच की आंच और तेज होती हुई चली जा रही है। आपको बता दें, हम सब ने देखा था कोयला घोटाले मामले में किस तरह से तफ्तीश चली, सीबीआई की टीम पहुंची, पूछताछ की, और वो लंबी पूछताछ अब और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। यानी कि चुनाव की तारीख अब जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे सियासी तापमान पश्चिम बंगाल का बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये 2 अलग अलग तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी को बुआ कहते हुए अपनी बेटियों को मैदान में उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस पोस्टर के जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ बहु तक अब जांच की आंच पहुंच चुकी है। बीजेपी ने बुआ बेटियों का सियासी शोर मचाया तो ममता पहले ही बाहरी और बंगाल के लोगों पर रणनीति तय कर चुकी थी। माना जा रहा है कि बाहरी वाले बयान के जवाब में बीजेपी ने बंगाल की बेटियों का दांव चला। सुनिए वो तमाम पुराने बयान। कई बार कहा कि बाहरी लोग हैं, ये तो गुजराती आ गए हैं, गुजराती यहां पर आ जाना चाहते हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, वो डरे नहीं। गुजराती यहां चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं सिर्फ बंगाली ही लड़ेंगे। हम तो प्रचार करने आते हैं। बंगाल को बंगालियों ने ही चलाना है, बंगाल के लोग ही यहाँ शासन करेंगे और बंगाल के लोग ही यहाँ सुशासन प्रस्तापित करेंगे। कि हमारा इधर में भी चाहे राजस्थानी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे नॉन बंगाली हो, सब है। ये सब हमारा से भी ज्यादा बंगाली है। हमको पूछो तो दे आर मोर देन बंगालीज, हम उसको नहीं कहते हैं। लेकिन जो गुंडा गद्दारी करके बाहर से आते हैं, बंगाल में गुंडा गद्दारी करके जबरदस्ती कुछ करने के लिए हम उसको बाहर का आदमी बोलते हैं। क्या जरूरत है? बाहर में जो रहता है, इवन इंटरनेशनली ऑल्सो, वो लोगों का साथ भी संपर्क करके बंगाल का इलेक्शन एनआरआई टीम बना के उसको हराना चाहिए। तो ये लोग कौन है? तू डाल डाल तो मैं पात पात। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। एक तरफ बुआ, दूसरी तरफ बेटियों को आगे करके ये बड़ा दांव जो चला है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या इसमें उसको कामयाबी मिल पाएगी? इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सैयद जफर इस्लाम जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और साथ ही राज्यसभा सांसद, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद अल्वी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद हैं तौसीफ अहमद खान जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही टीएमसी के समर्थक भी हैं। लेकिन शुरुआत सैयद जफर इस्लाम आपसे ही करते हुए, बुआ को ये बेटियां मात दे पाएंगी जो पोस्टर आज बीजेपी की ओर से रिलीज किया गया है? देखिए, अब तो वो बुआ के हाथ से सब कुछ निकल चुका है। उन्हें अच्छे से मालूम है कि वहां जनता जो है मन बना चुकी है। उनको जनता का विश्वास जो उनको कभी प्राप्त हुआ था, जब लेफ्ट की सरकार हटाई थी तो प्राप्त हुआ था। मैं इस बात को तस्लीम भी करता हूँ, मानता भी हूँ कि एक वक्त था ऐसा जब उनको वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस था। वो सब कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। अब वहां के लोगों ने भी मन बना के रखा है, वहां के महिलाओं ने, सभी लोगों ने मन बनाया है कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के हित में काम करे, प्रदेश के हित में काम करे। अगर आप जाइए तो सही, जब आप जाएंगे तो लोग कहता था कि बिहार जो है वो बीमारू स्टेट है। आज बिहार तरक्की के रास्ते है, लेकिन जरा वेस्ट बंगाल को देखा है किसी ने? गांव-गांव में जाके देखिए, आपको लगेगा कि कभी यहाँ पर जो विकास जो है कभी यहाँ पर कभी घूम के गया ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ राजनीति हुई है, गुंडागर्दी हुई, वायलेंस हुआ है। और जब कोई अगर दूसरी पार्टी अगर चाहती है कि वहाँ विकास करे तो उसको पॉलिटिकल वायलेंस के तौर पे, जब मुद्दों पर लड़ाई हो ही रही थी तो फिर ये बेटियों की पोस्टर रिलीज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम अपना ये, अगर कोई भी, वो भी बहुत सारी बात कर रहे हैं, उनको बाहरी बात करने की क्या जरूरत थी? कोई बाहरी है कि देश का बाहर का आदमी आकर लड़ रहा है इलेक्शन? ठीक है, यानी कि अपनी बेटियां जो बंगाल की हैं उसको बीजेपी ने आगे कर दिया है। इस पर मैं तौसीफ अहमद खान का जवाब लूंगी, लेकिन राशिद अल्वी साहब उसके पहले आपके पास आते हुए, ये कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में कम से कम बंगाल में न 3 में न 13 में कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
क्या स्थिति है आप लोगों की इस वक्त पश्चिम बंगाल में? देखिए, 3 में न 13 में आप कैसे कह सकती हैं? हम पिछले चुनाव के अंदर नंबर 2 थे विधानसभा के अंदर, और इस बार भी हम बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये पोस्टर छाप रही है और बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है, आपको याद होगा गुजरात में भी इन्होंने पोस्टर छापा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो अहमद पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अहमद पटेल क्या इस देश के नहीं थे? क्या इस गुजरात के नहीं थे? आज आपको बड़ी तकलीफ हो रही है जब ममता कह रही है कि गुजराती लोग कैसे आ गए। आपने तो देश से ही बाहर कर दिया कि अहमद पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चूंकि सिर्फ वो एक मुसलमान थे और आप नफरत की राजनीति करते हैं। वही काम बंगाल के अंदर कर रहे हैं। आपका विकास से क्या ताल्लुक? आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, पिछले 2.5 साल में 125 एनकाउंटर्स हुए, ठीक है, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि फेक है। आप किस तरीके की राजनीति करते हैं जहां जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की? बंगाल के अंदर भी नफरत आसमान को छू रही है। आपने वहां पे सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात कह दूं, गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं। राष्ट्रीय साहब, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। इस वक्त सैयद जफर इस्लाम आप बहुत हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अब मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले एक बार पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। प्रेमा मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है, मदन मित्रा टीएमसी के नेता उनके साथ मौजूद है, वो बातचीत करेंगी। पोस्टर की लड़ाई को लेकर अब तो टीएमसी भी आगे बढ़ रही है। मदन मित्रा साहब क्या कहेंगे? बुआ के जरिए तंज कसा जा रहा है। प्रेमा, हमारे अभी साथ हमारे मौजूद है मदन मित्रा टीएमसी के नेता। मदन जी, आप अगर बता सकते हैं, अभी पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। आपने देखा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, आपके पार्टी की तरफ से एक पोस्टर निकल चुका है, और बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर निकल चुका है वो है बांग्ला निजे में के चाय पीशीना। एक्चुअली सबसे पहले मेरा आपको ये बताना है, आप सुन रहे हैं म्यूजिक चल रहा है, द अनाउंसमेंट इज देयर, गेम शुरू हो गया विद म्यूजिक। अभी बंगाल पूरा खेल का ऊपर है। बीजेपी का जो पोस्टर है इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की मां नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो मां है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, मां है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है, वो भी तो बंगाल का ही बेटी है। ये ममता के ऊपर आक्रमण नहीं, ये बंगाल की मां का ऊपर आक्रमण, क्योंकि वो जिस लोगों को छवि दिया फोटो, वो सब बंगाल की मुंह है। तो आप बंगाल के जो मुंह दिखाते हैं वो अगर बंगाल की मां है तो ममता क्या बिहार की मां है? तो ये गंदा है। इतना गंदा पॉलिटिक्स कभी बंगाल में नहीं हुआ, और ये साबित हो जाएगा 2 मई में। जब बंगाल की लड़की कौन है, वो लड़की का नाम है बांग्ला निजर में के ही चाहे, उसका नाम है ममता बनर्जी। आपसे मैं और एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्कूटर पर सवार हुए और उस स्कूटर पर सफर करके ऑफिस पहुंची ममता बनर्जी, और उसके बाद हमने देखा बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी, उन्होंने भी स्कूटर पर सवार करके सफर करके कैंपेन किया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि बीजेपी ने भी यही किया जिसने ममता बनर्जी एक दिन पहले किया? देखिए, ये तो बहुत पुराना दिन से चल रहा है ना, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। अभी स्लोगन बदल गए, व्हाट ममता थिंक्स टुडे डज टुडे अदर्स थिंक टुमारो। आज ममता जो करते हैं कल बीजेपी वो करते हैं। लेकिन बहुत शर्म की बात है, ये बीजेपी राम राज की बात कर रहे हैं, तो रावण की राज में 55 रुपया 60 रुपया लीटर है, और राम की राज में दिल्ली में 100 रुपया लीटर है। तो ये एक जोकर की काम किया स्मृति ईरानी। ममता जी जो किया है वो एक प्रतिवाद की भाषा है, वो एक आवाज है, वो एक प्रोटेस्ट है। और स्मृति ईरानी जो किए है वो एक मॉडर्न रशियन इंडियन सर्कस है। ये जोकर की काम हुआ है। जनता ये सब
पसंद नहीं करते हैं। अगर करना है तो कुछ करके दिखाओ। कल हम अगर गाड़ी का गाड़ी चलाएगा तो वो गाड़ी का गाड़ी चलाएगा, लेकिन ये बात नहीं। आप राम रावण का बात करते हैं ना, अरे श्रीलंका में 50 रुपया, 55 रुपया, 60 रुपया, और अभी दिल्ली में 100 रुपया। आपको तो अभी आपको अब भतीजा दिखा रहा है ना, दूसरा में बंगाल आपको नतीजा दिखाएगा। बंगाल नतीजा दिखाएगा, लेकिन अभी बंगाल में 8 चरण का इलेक्शन होने वाला है, 8 चरण का चुनाव होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है ये इसके बारे में कि उनको ये समस्या है कि ये क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया गया है। तो आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी तो चलाते है सब कुछ। अगर जहां 140 है उधर में 1 दिन, जहां 200-250 है उधर में 2 दिन 3 दिन, ये लोग चाहते तो 80 दिन करने के लिए, क्योंकि 6 महीना तक चुनाव चलेंगे, जनता बोर हो जाएगा। तो 1 साल चला गया कोरोना में, अम्फन में, तो अभी 3 महीना चलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा बर्बाद। स्कूल बर्बाद, कॉलेज बर्बाद, कंपनी बर्बाद, गंभीर आरोप यहाँ पर मदन जनता बोर हो जाएगा। टीएमसी के नेता है, जनता वोट देने नहीं। हमारी सहयोगियों से बातचीत कर रही थी और इसी सवाल के साथ सीधे जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आते हुए 3-4 महत्वपूर्ण बातें मदन मित्रा की ओर से कही गई हैं। पहला, चुनाव लंबा कराने को लेकर उन्होंने तंज कसा, जो लगातार कल ममता बनर्जी के मुंह से भी सुनने को आया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी जो आज सोचती हैं बीजेपी के नेता वो कल सोचते हैं। उन्होंने स्कूटी का उदाहरण भी सामने रखा है। पहले इस पर जवाब दे दीजिए आप। देखिए, ये तो कह रही है कि जो है वो माजी उनका है, पास्ट उनका है, लेकिन आज का दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो खुद कह रहे हैं। इसके बाद से तो यही लगाया जाता है कि हमने जो किया ठीक है, हमने अब यहाँ सरकार को देने की कोशिश की, जनता को एक अच्छी सरकार नहीं दे पाया, भारतीय जनता पार्टी आएगी कि अच्छी सरकार देने को, ये तो उन्होंने कह दिया। वो ये भी पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या बिहार की बेटी है अगर बंगाल की नहीं है तो? नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी बंगाल की हैं, बंगाल की थी, बंगाल की रहेंगी, लेकिन उन्होंने जो बंगाल की अस्मिता है उसको खो दिया। उन्होंने बंगाल में जिस तरह से लोग बंगाल को जानते हैं, वायलेंस के लिए नहीं जानते हैं। वहां बंगाल को जाना जाता है उनको उनके इंटेलेक्चुअल्स के लिए, इंटेलेक्ट के लिए, लेकिन वो कहाँ है? वो तो सिर्फ वायलेंस की जानती है, वायलेंस का काम चले ठीक है। बंगाल में चुनाव तारीखों के ऐलान के दिन ही झड़पों की शुरुआत हो गई है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ने एक गोदाम में घुसकर बीजेपी के प्रचार वैन को तोड़ दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया है कि ऐसे में निष्पक्ष चुनाव आखिर कैसे हो पाएगा। महीनों से छिटपुट सियासी झड़पों और टकराव से दो चार हो रहे बंगाल में ऐन चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही हिंसा की पहली घटना हो गई। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के चंद घंटे बाद की ये तस्वीरें कोलकाता के काडपारा इलाके की हैं, जहां बीजेपी के एक गोदाम पर गुंडों ने धावा बोल दिया। हमले की यह घटना रात 11 बजे की है। फूल बागान पुलिस स्टेशन इलाके में स्वभूमि के पास इस गोदाम में बीजेपी की दर्जनों पब्लिसिटी वैन खड़ी थी। कुछ गुंडे इस गोदाम में घुसे। कुछ देर तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस होती रही, लेकिन इसके बाद गुंडों ने बीजेपी की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मोबाइल में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे गुंडे गाड़ियों के शीशे और उनमें लगी एलईडी को तोड़ रहे हैं। रह रहकर गाड़ियों के शीशे तोड़ने की आवाजें आती रहीं। काफी देर तक हंगामा और तोड़फोड़ करने के बाद ये गुंडे लौट गए। इसके बाद कई गाड़ियों के शीशे टूटे दिखे। बीजेपी का इल्जाम है कि ये टीएमसी से जुड़े लोग थे जिन्होंने बीजेपी की पब्लिसिटी वैन को भारी नुकसान पहुंचाया। ये वही पब्लिसिटी वैन थी जिनको गुरुवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनार बांग्ला कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया था। चुनावी मुद्दों पर राय लेने के लिए ये वैन सभी विधानसभा इलाकों में जाने वाली थी। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर तोड़फोड़ कराने का आरोप लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने घटना के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया,
आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव की तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी और एलईडी भी खोल कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके कहा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के रथ तोड़ डाले। टीएमसी की सियासी हिंसा के कल्चर को देखते हुए चुनाव आयोग के लिए ये मुश्किल चुनाव होगा। अभी तो सियासी समर शुरू हुआ है। आगाज ऐसा है तो अंजाम तक सब कुछ शांति से निपटने की उम्मीद बेमानी है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में 8 फेज में चुनाव करने पर भी सियासी घमासान हो गया है। ममता बनर्जी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के साथ विवाद में ममता ने चुनाव आयोग को भी घसीट लिया है। West Bengal, 8 phases. Last time it was 7. West Bengal first phase, date of poll 7 March. The counting shall be done on 2nd May 2021. बंगाल में जिस चुनावी रण की तैयारी महीनों से चल रही थी, उसकी तारीखों का ऐलान आखिर हो गया। पिछली बार 7 चरणों में चुनाव और इस बार उससे बढ़कर पूरे 8 चरणों में बंगाल का चुनावी समर होगा। लेकिन इस लंबे चुनावी शेड्यूल पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले सवाल उठाया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। उन्होंने चुनाव 8 चरणों में कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक तमाम सवाल उठा दिए। ममता ने सीधा आरोप लगाया कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। একটি তো ন্যাশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission, we have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये आरोप भी जड़ दिया कि बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। So our request would be, please see, BJP has the agency power, BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. ममता को आधे दर्जन से ज्यादा फेज में चुनाव पर ऐतराज था, लेकिन बीजेपी इससे बेपरवाह नजर आई। पार्टी नेता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा करते नजर आए। सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। उधर कांग्रेस ने भी 8 फेज में वोटिंग कराए जाने को लेकर सीधे कुछ नहीं कहा। आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। बंगाल में इस बार का सियासी मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव के लंबे शेड्यूल पर ममता बनर्जी के सवालों से ये तो साफ हो गया कि इस बार की चुनौती ममता के लिए कुछ बड़ी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और टीएमसी से मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चले। उसके पहले आपको 5 अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में सियासी जंग तेज हो गई है। जहां एक और 8 चरणों में चुनाव को लेकर नोकझोंक हो रही है, वहीं बेटी बनाम बुआ वाले बीजेपी के पोस्टर पर बवाल मचा हुआ है।
इन सब के बीच हिंसा का दौर भी जारी है। कल बीजेपी के प्रचार रथ पर हमला हुआ तो आज बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हो गई, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो कुल मिलाकर जंग काफी ज्यादा दिलचस्प भी होती जा रही है, लेकिन इसी के साथ बहुत सारे सवालों को भी खड़ा कर रही है। इन सब के बीच आपको बता दें, नेताओं के अपने अपने दावे किस तरह से हैं, जरा वो सुनिए। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहां पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन 1 महीना मई का पूरा पड़ा हुआ था चुनाव को संपूर्ण करने का, इसलिए इतने हड़बड़ी में अगर 8 चरण चुनाव करना था तो थोड़ा आप समय दे सकते थे, क्योंकि मंडे से ही नॉमिनेशन का दाखिल करना पड़ा शुरू हो जाएगा, तो ये कैसे होगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग चुनावी तारीखों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कुछ अपनी तैयारियों की यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से राशिद अल्वी साहब, मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि फाइनली आप लोगों का लेफ्ट के साथ गठबंधन हो ही गया और पिछली बार आप लोग दोनों मिलाकर दूसरे पोजीशन पर थे और 44 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। लेकिन 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2 लोकसभा सीटें आपने जीती थी, उसको विधानसभा में कन्वर्ट किया जाए तो सिर्फ 9 सीटों पर ही आप लोगों की बढ़त है। ऐसे में कैसे ममता बनर्जी को सत्ता से हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे बंगाल में? देखिए, पार्लियामेंट का चुनाव अलहदा होता है, असेंबली का चुनाव अलहदा होता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास तो हमेशा एक जादू का डंडा रहता है। पिछले चुनाव के अंदर ये 3 सीटें जीते थे और आज इनके पास 27-28 सीटें। हर प्रांत के अंदर ये अपने सीबीआई का डंडा, इनकम टैक्स का जादुई डंडा घुमाते और नंबर बढ़ाते चले जाते। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। ये जरूर मुस्लिम वोट को बांटने की कोशिश करें। अभी मेरे एमआईएम के मित्र कह रहे थे वहां परमिशन नहीं मिल रही, लेकिन बीजेपी की तमाम स्टेट में उन्हें आसानी के साथ परमिशन मिल जाती है। हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब यूपी के अंदर चले जाएं, गुजरात के अंदर चले जाएं, जहां जहां बीजेपी की सरकारें वहां उन्हें नहीं रोका जाता, आराम के साथ वो अपने भाषण देते हैं, बोलते हैं। कुछ ही स्टेट हैं जहां उन्हें रोका जाता है। लेकिन हमारा अलायंस सीपीएम और कांग्रेस का एक मजबूत अलायंस है और हम चाहेंगे कि किसी भी कीमत पे हम भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर रोकें, क्योंकि ये नफरत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर कर रही। जब से बीजेपी के नेताओं ने बंगाल में जाना शुरू किया है, हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई दूसरी बात ये लोग नहीं करते, किसी तरीके का विकास नहीं करते। सत्ता के लिए प्रधानमंत्री ने अभी 3 दिन पहले बयान दिया था कि मैं देश के विकास को पहली प्रायोरिटी देता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। लेकिन आप देखिए पौंडीचेरी के अंदर क्या किया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, अब चुनाव करेंगे। बंगाल में क्या हो रहा है, उससे पहले मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, राशिद अल्वी साहब, आपकी बात महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी के नेता जाकर वहां पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो आपके जो मौजूदा दौर के सबसे बड़े नेता हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, क्यों नहीं समझा रहे हैं, क्यों नहीं बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं वहां पर जाकर? राहुल गांधी का कोई दौरा अभी तक आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित क्यों नहीं किया है? देखिए, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है आपका। राहुल गांधी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे बंगाल के। और बंगाल के अंदर 8 तारीखों में चुनाव होगा, 8 फेसेस में चुनाव होगा। क्यों भाई 8 फेसेस में क्यों होगा? ताकि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दें। जहां जहां मुसलमान वोटर है, बीजेपी के खिलाफ वोटर है, इलेक्शन कमीशन भी इनके हाथ की कठपुतली बन गया। आपको याद होगा जब गुजरात का चुनाव हुआ था, हिमाचल की डेट्स ऐलान कर दी थी, गुजरात की नहीं की थी, चूंकि मुख्यमंत्री को जाके वहां पे रेवड़ियां बांटनी थी। जब उन्होंने पैकेजेस बांट दिए तो गुजरात के इलेक्शन का ऐलान हुआ था। गुजरात इलेक्शन कमीशन पे भी सवालिया निशान लगा हुआ, मैं इसकी भी निंदा करता हूं। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तारीखों का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री के इन चुनावी राज्यों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी थे।
जिनको रद्द भी करना पड़ा। इस तरह की भी खबरें सामने है। लेकिन उसके पहले हिंदू मुसलमान की केवल राजनीति करती है जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी कैसे जवाब देंगे इस बात का? जब से बीजेपी के नेता वहां पर गए हैं सिर्फ इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही है, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो इनसे सिर्फ इतना कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को अगर मुस्लिम के बारे में कुछ बोलते हैं तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। इन्हें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, आईना इनके सामने है, और ये उससे बियॉन्ड अगर जाके बात करते हैं तो लगता है कि ढोंग रचा रहे हैं, इनका जो है मुखौटा जो है पहन के ये बात कर रहे हैं। हम राजनीति, और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मैं कल ही मैं मुरादाबाद से आया था, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा इनको इनके कानों में आवाज जाए तो अच्छा है कि वहां 22,000 प्रधानमंत्री विकास आवास योजना के अंतर्गत घर दिए गए, 18,000 मुस्लिम थे। वहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर 64,000 में 52,000 मुसलमान हैं। क्या बात करते हैं लोग? इन्हें शर्म आनी चाहिए, जो जिस तरह से हम बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। मैं अभी इतने आंकड़े दे सकता हूं, मेरे पास सब आंकड़े एक साथ है, पूरे देश का, प्रदेश का और सिटी का। इनके पास कोई जवाब नहीं। इन्होंने सिर्फ डराया है, धमकाया है, और इन्होंने हमें कॉम्युनल पेंट किया। हम कॉम्युनल नहीं है, हम देश के हित में काम करते हैं, किसी प्रांत के लिए नहीं, किसी समाज के लिए नहीं। इन्हें लगता है कि मुसलमानों को डराओ, गुमराह करो, उनको एक ओवैसी साहब से आपके याराना को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में तो बहुत आसानी से मिल जाती है उनको चुनावी परमिशन, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम किसी को कहीं नहीं रोकते, चाहे जहां जाए। यहाँ टीएमसी से पूछिए क्यों रोक रही है? हमने कौन सा रोका है? हमें कोई दिक्कत नहीं। वैसी बिहार में भी गए, बंगाल में भी जाए, गुजरात में भी गए, वो महाराष्ट्र में भी गए, जहां मर्जी जाए। देश के नागरिक है, उनकी पार्टी है, डेमोक्रेटिक तरीके से हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन जब कोई मुसलमानों की बात करता है तो उनका अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। उनके दामन में इतने दाग है कि उस दाग को धोया नहीं जा सकता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। चले ठीक है तौसीफ, मैं नंबर जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद वारिस पठान मैं आपके पास आऊंगी। उनका सीधा आरोप है कि परमिशन क्यों नहीं दी, इसका जवाब टीएमसी दे। किस बात का डर है असदुद्दीन ओवैसी साहब से आपको? मैं फौरन आ रही हूँ वारिस पठान साहब, एक बार पूछ लेते हैं। तौसीफ बिल्कुल नहीं बोले हैं बीते तकरीबन आधे घंटे से। तौसीफ बोलिए, किस बात का डर है ममता दीदी को? नहीं, असदुद्दीन साहब तो आकर के गए हैं बंगाल से, ऐसा थोड़ी है कि उन्हें रोक दिया गया है, आने नहीं दिया गया है। अभी वहां पे उनके साइड में एक पॉलिटिकल डिसीजन वो लोग नहीं ले पाए हैं। वो क्या करेंगे, उनका ऑफिस कहाँ है, दफ्तर कहाँ है, उनके पार्टी वर्कर कहाँ है, उनका एजेंडा क्या है, वो तो आकर के फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादे हैं उनसे मुलाकात किया उन्होंने। फिर फुरफुरा शरीफ के पीरजादे प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में ओवैसी साहब नहीं देखे जाते हैं। ओवैसी साहब ने जो एक जो प्रोग्राम होने को जो अभी जिसकी बात हो रही है उसमें देखा जाता है कि फुरफुरा शरीफ वाले का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये देखिए, ये उन लोगों का आपस का मसला है, इसमें कोई बंगाल सरकार तो आपस के मसले में परमिशन आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? वो जो मन वो करें, परमिशन आपको देनी थी, दे देते। 10 दिन पहले अप्लाई किया था, एक दिन पहले पुलिस बताती है कि कैंसिल किया जाता है। आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है, नहीं, बंगाल आने के लिए कोई परमिशन का उनको कोई जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए बंगाल में आने के लिए किसी को परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया, पुलिस का परमिशन या जो भी अथॉरिटी का परमिशन, उन्होंने एक शायद पब्लिक रैली या कोई पब्लिक मीटिंग के लिए अप्लाई किया होगा, तो वो उसमें प्रशासन का वो मामला है। ये तो प्रशासन का रोल है ना वारिस पठान साहब, फिर पार्टियों को निशाने पर आप क्यों ले रहे हैं? ये बोल रहे हैं तौसीफ। एक मिनट, हाँ चित्रा जी, दो बातें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। चित्रा जी, एक तो जो अभी अलवी साहब ने कहा कि हम लोगों को भाजपा के राज्य में, स्टेट में आराम से परमिशन मिल जाती है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल में तो ममता दी का राज है, तो फिर भाजपा को इतनी आसानी से परमिशन क्यों मिल रही है? मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह सब चले गए, तो कहीं ये पुराना याददाश्त तो नहीं, एक संगठन तो नहीं बन गया है दोनों का साथ में? अब बात नंबर 2, अभी तौसीफ साहब ने बताया कि हमको परमिशन इसलिए नहीं मिल रही है कि हमारा एजेंडा क्या है वो दिखाएंगे। मुझे बताओ, परमिशन लेने के लिए क्या मुझे एजेंडा बताना है? परमिशन लेने के लिए क्या मुझे अलायंस बताना है? परमिशन लेने के लिए मुझे क्या ये बताना पड़ेगा कि मेरे ग्रास रूट पे कितने वर्कर? अरे तौसीफ साहब, हमारी पार्टी की वहां पर ऑफिस है, वर्कर्स है, सब है, पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्लेस के ऊपर थे, सब चीज आपके सामने रखी गई थी, कमिश्नर साहब के पास, डीसीपी के पास सब पेपर थे। मगर नहीं, क्योंकि ममता दीदी को घबराहट और बौखलाहट है। अरे बी टीम सी टीम तो कब से बोल रही है, सुनिए मेरी बात,
हम लोग तो चुनाव नहीं लड़े, क्यों भाजपा 18 सीट के ऊपर जीत के चले गई? आपके बड़े बड़े वरिष्ठ नेता अगर टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या ओवैसी साहब से पूछ के जाते हैं क्या इसमें भी ओवैसी साहब का कसूर है? अगर आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप इनको हरा सको तो आप दूसरे को बी टीम बोल देंगे। दूसरा मैं अलवी साहब से कहना चाहूंगा, अलवी साहब सूरत में भी हाल ही में चुनाव हुआ, सूरत गुजरात में हाल ही में चुनाव हुआ, हम लोग वहां नहीं लड़े, कांग्रेस 0 आ गई, आम आदमी पार्टी लड़ी। हाँ, क्यों डरेंगी ममता बनर्जी आपसे? नहीं, बिल्कुल बातचीत चल रही है, किसने कहा कुछ नहीं हो पा रहा है? बातचीत चल रही है, जैसा कुछ फैसला होगा आपके सामने बता दिया जाएगा। लेकिन परमिशन लेने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको बताना है कि हमारा अलायंस है, कि हमारा एजेंडा क्या है। वो राशिद अलवी और लेफ्ट के पार्टियों से भी बातचीत चल रही है, तो मतलब आप लोगों की साठगांठ है ममता दीदी। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ भी जाएंगे आप लोग? बिल्कुल चित्रा जी, देखिए नहीं सांठगांठ है नहीं, तो सब बात की बात है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं 8 चरण में वहां पर डिक्लेयर हुआ है चुनाव। हम लोग की टीमें वहां पे पहुंच गई है, बंगाल में आ चुका है और इंशाल्लाह हम भारी मार्जिन के साथ वेस्ट बंगाल में जीतेंगे। ये मैं क्लियर कर दूं कांग्रेस को, गठबंधन के लिए आप लोगों से, टीएमसी वाले को, तीनों सुन लीजिए ये बात यहाँ से। ठीक है अलवी साहब जी, अरे बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, जो होगा देखा जाएगा, जब वक्त आएगा जब देखेंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी का एमआईएम के साथ किसी अलायंस का सवाल नहीं उठता है। बंगाल के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी और हम भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर नहीं, अभी मेरे मित्र बीजेपी के कह रहे थे कि गुजरा हुआ कल विपक्ष का है लेकिन आज बीजेपी का है। मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं, आज आपका है लेकिन आने वाला कल आपका नहीं, आने वाला कल बीजेपी के जाने का रास्ता है। अब बीजेपी को इस देश के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं उठा, आप 50 सीटें नहीं जीत पाएंगे बंगाल के अंदर। मेरी बात याद रखिए। सरकार कौन बनाएगा फिर? आप कितनी ही नफरत फैला लें बंगाल के अंदर, बीजेपी का आपको याद होगा अमित शाह जी हर चुनाव से पहले यही कहते हैं 2/3 जीतेंगे, 300 जीतेंगे, 400 जीतेंगे। दिल्ली के चुनाव से पहले यही कहा था, हरियाणा के चुनाव से पहले यही कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जल्दी से बता दीजिए फिर सरकार बनाएगा कौन? देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से कोशिश करेगी कि हम सरकार बनाएं। एक क्लोजिंग कमेंट जफर इस्लाम साहब, 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। देखिए आपने सुना है ना, कभी आपने सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोई मरीज जो है आईसीयू में रहता है तो ताकत लगाता है तो कितनी ताकत लगती है उसकी, ये तो आप सुना होगा। अभी देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में कांग्रेस जो है आईसीयू में है, आईसीयू में कितनी ताकत लगती है भाई, इन्हीं से पूछ लीजिए। थोड़ा सा सोच समझ के बोलते तो अच्छा भी लगता है। अपने ही कमेंट्स उनको भारी पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, मजबूत की तरह से लोगों की सेवा करती है, मजबूती से, बिना भेदभाव के, जैसे आंकड़े बताए कभी आप। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, आप यकीनन अपने अपने दावे इन तमाम पार्टियों के, लेकिन किसकी होगी जीत किसकी होगी हार, 2 मई को आ जाएंगे नतीजे भी, जिसके लिए पूरी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव को जीतने के लिए झोंक रखी है।